हाँ बच्चों, तो हम आज आपको नया टॉपिक शुरू करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसमें सबसे पहला आर्टिकल पढ़ेंगे विस्थापन धारा या डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, इसको समझने के लिए आप देखिए कि एम्पियर सर्किट लॉ आपको बताया, ये बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू जीरो आई एट टाइम टी। आई इज ए फंक्शन ऑफ टी, टाइम पे डिपेंड करता है। जहां म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है, टी समय है। अब देखिए इसमें एक फिगर दिया, टी एक संधारित्र है, इसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है। इसमें हमने दो एरिया लिया, त्रिज्या का समतल वृत्ताकार लूप S1 और उस सब इसके बीच में S2, S1 एंड S2। इसमें S2 क्या है, त्रिज्या का समतल वृत्ताकार लूप, और S1 ये भी त्रिज्या का त्रिज्या का समतल वृत्ताकार लूप। ये बाहर है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है। P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और M पे, P और M पे देखिए, P पॉइंट है बाहर, P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्ताकार लूप की परिधि के अनुदिश होगा तथा लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसका परिमाण समान। यह चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू E इंटू 2πr, 2πr ये हो जाएगा B। तो चुंबकीय ये B डॉट डी एल इक्वल टू B 2πr। अब समीकरण 1 से देखो, B 2πr इक्वल टू म्यू जीरो आई टी। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कोई धारा नहीं है। जब कोई धारा नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, लूप S2 के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि I 0 हो गया तो इंटीग्रेशन B 2πr इक्वल टू 0 ये वैल्यू हो गई। इससे क्या स्पष्ट है कि या तो समीकरण फर्स्ट सही है और या फिर समीकरण थर्ड सही है। इस प्रकार संधारित्र के प्लेटों के बीच चुंबकीय क्षेत्र शून्य, प्लेटों के बीच में ये विरोधाभास कि एक में है एक में नहीं है, एम्पियर के परिपथीय नियम के कारण उत्पन्न होता है। अतः नियम में कोई पद छूट गया है, इसके मतलब, क्योंकि सही तो दोनों होने चाहिए, छूटा हुआ पद ऐसा होना चाहिए कि हम किसी भी क्षण का उपयोग करें और बिंदु M पर वही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जो कि बिंदु P पर होता है। अब इसमें देखिए, संधारित्र के प्लेटों के बीच सतह S2 से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र गुजरता है। वैद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आवेशन के समय जब संधारित्र को चार्ज किया जाए, किसी क्षण पर यदि प्लेटों पर आवेश Q है तथा प्लेट का क्षेत्रफल A हो, तो इस क्षण प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर Q अपान है, तो E बराबर क्या होगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 है। S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल टू EA, तो ये हो गया Q एप्सिलॉन 0 A और नीचे डिवाइडेड बाई A, क्या बचा, Q अपान एप्सिलॉन 0। तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, Q अपान एप्सिलॉन 0, फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0, ये फ्लक्स हो गया। और Q इक्वल टू क्या होगा, QE इंटू एप्सिलॉन 0। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश Q समय के साथ बदल रहा है तो वैद्युत धारा कैसे डिफाइन करते हैं, I इक्वल टू dQ बाई dt, दिस इक्वल टू ddt, और Q का Q कर देंगे, और Q क्या है, फाई E और एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0
डी फाई अपॉन डी टी। तो आई क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी। इस करंट को, इस धारा को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसी धारा को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। आई डी से व्यक्त करते हैं, आई मतलब करंट, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये पद उसमें ऐड करना पड़ेगा एम्पियर, एम्पियर के परिपथीय नियम में। तो उपरोक्त धारा क्या कहते हैं, ये अक्सर पूछा, व्हाट डू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप यहीं से लिख दिया कीजिएगा, संधारित्र की प्लेटों के बीच आवेश क्यू समय के साथ बदल रहा है, तो आई निकाल दीजिए, और यही आई इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी। तो इसको हम विस्थापन धारा कहते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, आई डी से व्यक्त करते हैं। अब ये धारा आई डी परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र के कारण अस्तित्व में आता है, जहां वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र बहेगी तो विस्थापन धारा, अगर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है तो वैद्युत धारा बहेगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विस्थापन धारा या मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा क्या हो गया, आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी क्यू बाई डी टी। आवेशों के प्रवाह के कारण चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है उसे चालन धारा कहते हैं। आवेश जब प्रवाहित होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन करंट या चालन धारा। तो कुल धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर आई सी प्लस आई डी। आई बराबर आई सी और आई डी के जगह एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी। यहाँ आई सी क्या है, चालन धारा है। अब एम्पियर परिपथीय नियम में इसको लिखो, ये बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू 0 आई था, तो आई के जगह क्या होगा, आई सी प्लस आई डी, क्योंकि आई बराबर आई सी प्लस आई डी कुल धारा, धारा कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन म्यू 0 आई सी प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी। ये जो है आप इसमें एम्पियर सर्किट अल्लाह में ये इतना चीजें जो ऐड करनी पड़ती। अब आइए मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, या इसको कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चारों आप पढ़ चुके हैं, 4 इक्वेशन है जिसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन डिराइव किया, और इसको ये जो आधारभूत नियम है इसको गणितीय रूप में एक्सप्लेन किया, और इसको क्या कहेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन कहेंगे। इस नियम से के आधार पर मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की व्याख्या की, और इसे निम्न 4 नियम है। पहला है विद्युत का गॉस का नियम, आप पढ़ चुके हैं, फाई ई डॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, बंद परिपथ। ये लाइन इंटीग्रेशन जैसे दिखाते हैं तो ये बीच में सर्किल बना देते हैं, किसके लिए, फॉर क्लोज सरफेस, फॉर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। सेकेंड ला, चुंबकत्व का गॉस का नियम, गॉस थ्योरम क्या पढ़ा है, इस नियम, ये मैग्नेटिज्म का है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। बद्ध फ्लक्स, बंद परिपथ, क्लोज सरफेस, तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू 0, ये सेकेंड ला है। थर्ड ला क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें यदि पृष्ठ की सीमा रेखा पर लंबाई के कण डीएल की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई हो तो ई प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ ई डॉट डी एल, या हो जाएगा ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी भी कर सकते हैं। फिर है आपका चौथा है, फोर्थ वन,
एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ये नियम क्या कहता है? इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रेशन, चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू जीरो गुना होता है। यानी वही एम्पियर सर्किटल लॉ ही है जिसमें इन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट और जोड़ दिया। तो लाइन इंटीग्रेशन फॉर क्लोज सरफेस बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई सी प्लस आई डी। अब आई डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। ये होता है एप्सिलॉन जीरो डी फाई बाई डी टी। आइए हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई भी वैद्युत परिपथ में अगर कोई वैद्युत धारा बहुत उच्च आवेश से बदलती है तो इस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ये तरंगे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी चाल, निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, क्योंकि प्रकाश भी एक तरह से क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। तो ये देखिए फिगर दिखाया गया है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चुंबक, ये दोनों लंबवत है और इनके लंबवत तल के अनुदिश ये तरंगे संचरित होती है। ये देखो ई दिखाया गया है वेव्स में, ई ऊपर है, ऊपर ही है और नीचे बी है। तो ऊपर ये वेव आई, अब सेकंड में देखिए नीचे ई हो गया, ऊपर बी हो गया। तो इस तरह से तरंग संचरित हो रही है और इसके वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। संचरण मतलब एक दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र उसके परपेंडिकुलर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसके परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद है रिलेशन मुक्त आवास में ई तथा बी के परिमाणों के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ ई एंड बी। माना कोई ज्या वक्रीय जो क्या कहते हैं साइन कर्व, जो वेव को की तरह दिखाते हैं, कोई चुंबकीय तरंग मुक्त आकाश में प्लस एक्स डायरेक्शन में संचरित है, उसके अनुदिश संचरित है, जिसकी तरंग संख्या लैम्डा और कोणीय आवृत्ति ओमेगा। ई और बी के कंसा वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश परिमाण क्या होगा? ई बराबर ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फर्स्ट ईयर में इक्वेशन पढ़ा है। या बी होगा बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ई जीरो क्या है? पीक वैल्यू, शिखर मान किसका? वैद्युत क्षेत्र का। और बी जीरो चुंबक का। ई जीरो तथा बी जीरो, ई तथा बी के महत्तम मान होते हैं। के बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान लैम्डा और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई अपान टी। तो इस वैल्यू को रख दीजिए अगर इसमें, तो ओमेगा अपान के किसके बराबर होगा? 2 पाई न्यू अपान 2 पाई एफ। 2 पाई ये फ्रीक्वेंसी होगी, तो ये हो जाएगा न्यू लैम्डा बचेगा, न्यू लैम्डा। ये लैम्डा ऊपर आ जाएगा, ओमेगा बाई के 2 पाई न्यू अपान 2 पाई अपान लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर आ गया तो न्यू लैम्डा हो गया। और बी बराबर एन लैम्डा तरंग के लिए, तो ये चूंकि प्रकाश की चाल से संचरित होता है तो सी बराबर न्यू लैम्डा। न्यू आवृत्त है, सी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है, तो डब्ल्यू बाई के इक्वल टू सी होता है। अब समीकरण और 1 और 2 से इसको x से दूरी के सापेक्ष, इसको ई है डेल ई बाई डेल एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिया, क्या आएगा? माइनस के एप्सिलॉन जीरो cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यह आएगा डेल बी अपान डेल एक्स इक्वल टू ओमेगा बी जीरो cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट एक्स। तो अब इन दोनों इक्वेशन को डेल ई अपान डेल एक्स
ये बराबर क्या होता है, डेल वी अपान डेल टी माइनस में ये निकलेगा डेल ई अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल टी। तो ऊपर की इक्वेशन देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये डेल ई अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स, और ये इक्वेशन हो जाएगा डेल बी अपान डेल टी डेल ई अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपान डेल एक्स। तो अब ये हो जाएगा, अब जब दोनों बराबर हैं तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, तो के एप्सिलॉन 0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये इक्वल टू ओमेगा बी 0 cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी एप्सिलॉन 0 अपान बी 0 इक्वल टू डब्ल्यू बाई के। डिवाइड कर दें दोनों को तो ये वैल्यू हो जाएगी सी के बराबर, यानी ई और बी का रेशियो क्या सी। यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी ये विशेष रूप से नहीं पूछा आता है। ई और बी देते हैं तो ई सी की वैल्यू निकालनी होती, तो इसको थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी विद्युत क्षेत्र में निर्वात में ऊर्जा घनत्व कितना होता है, विद्युत क्षेत्र के लिए ड्राइव किया है उसमें संधारित्र में हाफ E0 बी स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू 0, बी स्क्वायर अपान म्यू 0। ये 1/2 तब नहीं होगा, सिर्फ बी स्क्वायर अपान 2 म्यू 0 होगा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के साथ संबद्ध ऊर्जा घनत्व दोनों जोड़ दीजिए। विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र के लिए हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर म्यू 0 अपान म्यू 0। यस एक्स अक्ष के अनुदिश तथा वक्रीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए ई तथा बी के परिमाण वाई तथा अक्ष के अनुदिश क्रमशः निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ई और बी दोनों दिया हुआ है, तो हो जाएगा यू ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस हाफ B0 स्क्वायर म्यू 0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो इसको अगर यू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्म में कर लीजिए, और इधर भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें कई वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर और हाफ B0 म्यू 0 स्क्वायर। अब किसी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत मान क्या होगा, जो मान आया औसत देखिए 2 का दिया हुआ, तो औसत क्या हो, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस इक्वेशन में सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 के जगह 1/4 हो जाएगा। ये एनर्जी U बार मतलब औसत 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर प्लस 1/4 B0 स्क्वायर अपान म्यू 0 स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व है UE, और 1/4 B0 स्क्वायर और म्यू 0 स्क्वायर ये औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है UM। और ये दोनों परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। UE बराबर 1/4 E0 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, और UE बराबर 1/4 C स्क्वायर B0 और एप्सिलॉन 0। और E0 B0 क्या होता है C, तो E0 बराबर C B0 और C बराबर 1/रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0, C स्क्वायर बराबर 1/म्यू 0 एप्सिलॉन 0। तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो UE हो जाएगा 1/4 B0 म्यू 0 इक्वल टू UM। UM मतलब मैग्नेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये मैग्नेटिक एनर्जी। तो अब चुंबकीय तरंगों में औसत ऊर्जा, तो औसत कितना हो जाएगा,
इसका एवरेज ले लेंगे तो U बराबर हो जाएगा हाफ E0 एप्सिलॉन 0 प्लस हाफ BE स्क्वायर अपान म्यू 0। तो इस तरह से ऊर्जा घनत्व का हुआ। आज का ये आर्टिकल खत्म हो गया। कल नेक्स्ट डे इसका अगला टॉपिक आपका।